हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का, जो हमें आसपास के उजाले और हमें जो आसपास जो धारा बह रही है उनके बारे में बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रकाश के कारण कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ हमें बहुत ही आकर्षक लगने लगती है। तो आज जो हम रंग बिरंगी दुनिया देख रहे हैं वो रंग बिरंगे प्रकाश की वजह से है। तो हम जानेंगे इस चैप्टर में। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 11 विज्ञान में विद्युत। विद्युत मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और जो आवेशों का समावेश होने से जो विद्युत धारा हमें प्राप्त हो रही है। तो आइए जानेंगे हम पहला प्रश्न क्या है। तो हमारा प्रश्न क्या देखती, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। यानी जो हमारा चैप्टर का जो नाम ही है विद्युत, उसी से रिलेटेड है विद्युत धारा। तो आप याद रखिए, विद्युत धारा की परिभाषा देना है या विद्युत धारा किसे कहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको आंसर यही लिखना है कि विद्युत धारा इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश की क्या है? मात्रा है। उसे क्या कह रहे हैं? विद्युत धारा। आपने देखा कि ये दो लाइनें आ रही हैं, एक ब्लू और पिंक, और जो आपस में टकरा रही हैं और उजाला उत्पन्न कर रही हैं। तो यदि ये आवेश नहीं आते, जो दो तार हैं आपस में नहीं आवेश का प्रवाह नहीं करते, तो कभी भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती। अतः आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप इस तरह से भी परिभाषा को लिख सकते हैं। तो आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा है। आइए जानेंगे आगे इस विद्युत धारा को हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बताता है? अगला प्रश्न कह रहा है 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। तो एम्पियर तब काम आएगा जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आपको याद रखना है 1 एम्पियर प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश के प्रवाह से बनता है। यानी आवेश प्रवाहित हुआ तो याद रखना क्या बनेगा? एम्पियर, क्योंकि एम्पियर क्या है? विद्युत धारा मापन की इकाई है। तो 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम सेकंड इनवर्स। अब आगे देखिए विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। देखिए विद्युत, अब भी हमने बताया इलेक्ट्रिसिटी। परिपथ यानी जहां विद्युत धारा के सतत लगातार, मतलब सतत मीन्स लगातार, विद्युत धारा के लगातार जो आवेश प्रवाह हो रहा है उसमें बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। जब लाइट में आवेश प्रवाह होता है तो लाइट चालू होती है। जब आवेश प्रवाह होना बंद हो जाता है तो जो ट्यूबलाइट या जो भी हम इलेक्ट्रिक सामान देखते हैं तो आवेश प्रवाह बंद हो तो वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो धारा प्रवाह के कारण जिस परिपथ को हम देखते हैं वही कहलाता है विद्युत परिपथ। तो आप देखिएगा, अभी मैं चित्र के माध्यम से भी समझाती हूँ कि विद्युत परिपथ क्या है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और बल्ब जल रहा है। और इस विद्युत धारा को किस में मापा? एमीटर के माध्यम से मापा। तो ये जो कनेक्शन है वो एक परिपथ को व्यक्त करता है, यही कहलाता है विद्युत परिपथ। तो हम घरों में अपने लाइट में देखते हैं कि जो तार आता है वो एक स्विच होता है जिसमें बटन होती है। उस बटन के द्वारा लाइट को ऑन और ऑफ किया जाता है। और
मेज़रमेंट के लिए मीटर लगा रहता है कि कितना हमने लाइट का यूज़ किया, तो वही है एमीटर। तो ये जो हम देखते हैं घरों में तो बहुत सारा जाल जैसा फैला हुआ, इतनी दूरी का देखते हैं तो हम समझ नहीं पाते, पर यही क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का जो तारों के द्वारा जो फैलाव है वो कहलाता है विद्युत परिपथ। तो आपको सिर्फ इतने ही चित्र के द्वारा बताना है। आइए आगे के प्रश्नों को जानेंगे। देखिए अगला प्रश्न बोलता है उस युक्ति का नाम बताना है जो किसी चालक के सिरों पर क्या करता है, विभवांतर बनाए रखने में सहायता करता है। तो चालक में जो विभवांतर बनाता है, चालक मीन्स तार। आप ये नहीं सोचना कि ये चालक क्या है, कोई व्यक्ति है। चालक यानी जो आवेश को चलाने का काम करता है वो चालक कहलाता है। तो तार क्या करते हैं, आवेश प्रवाह के कार्य में सहायक होते हैं। तो याद रखिए सेल अथवा बैटरी जो होती हैं, सेल आप जानते होंगे घड़ी में डालने वाले सेल हैं, और जो अपन किसी भी टॉर्च या अन्य कार्यों के लिए जो उपयोग करते हैं, छोटे छोटे जो रॉड जैसे सामान दिखाई देते हैं वो सेल होते हैं। और जब बहुत अधिक ज़्यादा सेलों का संयोजन हो जाता है तो वो कहलाता है आपका सेल या बैटरी। अगला प्रश्न कहता है यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट विभवांतर का अर्थ होता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, 1 जूल कार्य करना पड़ा। यानी 1 कूलाम जो है वो क्या है, आवेश प्रवाह की दर। तो 1 वोल्ट विभवांतर का अर्थ कहलाता है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम क्या ले गए, हम आवेश को ले गए। तो कितना कार्य करना पड़ा, 1 कूलाम किसके बराबर होता है, 1 जूल के बराबर होता है। तो आपको याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि 1 कूलाम कितने के बराबर है, तो 1 जूल के बराबर है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। अब भी अपन ने देखा कि जो जितना वोल्ट है उतना ही कूलाम होगा। तो W बराबर किसके है, V इंटू क्यू के। तो आप देख ही रहे हैं कि विभवांतर का मान क्या है, V बराबर 6 वोल्ट। तो आवेश क्या है, हमेशा मालूम है कि 1 कूलाम है। ऊर्जा का मान जो है कार्य, तो हमें मालूम है W बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू। आप देख ही रहे हैं सूत्र में। तो W का मान कब आएगा, V का मान 6 है और Q का मान 1। तो 6 में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो 6 एकम 6 यानी 6 जूल आएगा। अतः V बराबर 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलाम आवेश को कितनी 6 जूल ऊर्जा दी जाती है। तो आपको याद रखना है, आपके पास वोल्ट का और आवेश का मान है, तो दोनों मान में क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो आपके पास W यानी कार्य आ जाएगा, जो कार्य हुआ ऊर्जा के द्वारा संपन्न। तो ये हुआ हमारा 6वां प्रश्न। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो 2 पॉइंट को भी पूछ सकता है, 3 पॉइंट को इसका हल करना भी पूछ सकता है कि प्रतिरोधकता क्या है। तो देखिए किसी भी चालक तार का प्रतिरोध जो है R, जो धारा का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो वो जो प्रतिरोध है किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर। तो आप देख रहे हैं R प्रोपोर्शनल I जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है, समीकरण 1 है। दूसरा कह रहा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी A पर, R प्रोपोर्शनल 1/A। याद रखना ये व्युत्क्रमानुपाती हुआ क्योंकि 1/A आया, तो क्षेत्रफल के कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगला थर्ड बोलता है चालक की पदार्थ की प्रकृति पर। तो कभी भी किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है वो उसकी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि प्रतिरोध में चालक की प्रकृति जो है अच्छी है
तो उसमें रुकावट नहीं होगी, वो आसानी से काम करेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जितनी भी कॉपर वायरिंग के तार होंगे वो विद्युत धारा अधिक प्रदान करेंगे, कोई भी प्रतिरोध नहीं होगा। पर जो कुछ ऐसे तार है जैसे एल्युमिनियम या और जो भी तार अन्य लेते हैं, तो जिनमें क्वालिटी जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता जो होती है, आवेश देने की जो क्षमता है वो कम होती है, तो वो अधिकतर जो है वो प्रकृति सही ना होने के कारण प्रतिरोध अधिक होता है। इसीलिए बोला गया है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो अब हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या आता है। तो आइए जानेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 क्या होता है? समीकरण 1 हमारा बोल रहा था R प्रोपोर्शनल I, और अब हम समीकरण 1 और 2 को जब कर रहे हैं, हल कर रहेंगे, तो I देखिए ऊपर आएगा, A कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो R प्रोपोर्शनल I अपॉन A, जब प्रोपोर्शनल हटता है, अनुक्रमानुपाती चार्ज हटता है, तो नियतांक आता है, इसलिए R बराबर क्या आ जाएगा? रो इंटू I अपॉन A। जो रो जो है, जो P जैसा दिखाई दे रहा है, तो आपको याद रखना है रो चालक के पदार्थ की क्या है? प्रतिरोधकता नियतांक है। तो आपको ये याद रखना है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। आइए चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। आप देख रहे हैं ये कुछ परिपथ बने हुए हैं। आपको पेपर में पूछा जाएगा कि विद्युत के कुछ संकेतों के चित्रों के द्वारा बताइए। तो मैंने इन विद्युत संकेतों को चित्रों के द्वारा बताया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है विद्युत सेल। आप देख रहे हैं एक छोटी डंडी और एक बड़ी डंडी है जो लंबाई के ऊर्ध्वाधर भी है। तो जब विद्युत सेल होता है तो एक बड़ा और एक छोटा डंडा जो दिखाई दे रहा है, बड़ा प्लस चार्ज और छोटा माइनस चार्ज, विद्युत सेल कह रहे हैं। बैटरी में आप देख रहे हैं यही विद्युत सेल के जो चिन्ह हैं वो 2 से 3 बार होते हैं। जब ये अधिक बार हों, जब इनको जोड़ दिया जाता है सेलों को, तो वो बन जाती है बैटरी। तो सेलों का जो संयोजन होता है वही कहलाता है बैटरी। तो आपने देखा इसमें भी प्लस चार्ज माइनस चार्ज है। अब आ जाता है खुली कुंजी। जब विद्युत धारा प्रवाहित ना हो तो वो कहलाती है खुली कुंजी। तो खुली कुंजी में आप देख रहे हैं ब्रैकेट दिया हुआ है और ब्रैकेट के आजू बाजू बंद जैसी रचना दिखाई दे रही है और कुछ भी नहीं है, तो वो कहलाता है खुला परिपथ या खुली कुंजी। तो आपको देख रहे हैं वही चिन्ह बनाना है जो आपको मैंने बताया हुआ है। आइए जानेंगे अगले संकेत को। ये संकेत वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए बोल रहा है तार संधि। जब उल्टा टी रहे और बीच में डॉट रखा हो, जिसे मैंने लाइटिंग से डिफाइन किया है, तो वो कहलाता है तार संधि। तार संधि का अर्थ होता है कि 2 तार जा रहे हों या उनमें एक और तार ज्वाइंट करके नया परिपथ बना के जोड़ दिया जाए और दूसरी धारा प्रवाहित करते, तो वो कहलाता है तार संधि। तार का मतलब वायर होता है, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। जब तारों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो वो कहलाता है तार संधि। नेक्स्ट 5th बोलता है प्रतिरोधक। प्रतिरोधक को आप जो हार्टबीट जैसे लाइन जाती हैं उसे प्रतिरोध के द्वारा व्यक्त करते हैं। और जब परिवर्ती प्रतिरोध होता है तो जो हार्टबीट जैसे लाइन है जो दिखाई दे रही है उसमें क्या कर देते हैं? एरो चिन्ह एक बना देते हैं, तो वो कहलाता है परिवर्ती प्रतिरोध। यानी प्रतिरोध क्या होता है? परिवर्तित होता है। तो ये चिन्हों को आपको याद रखना है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। बोलता है ओम का नियम क्या है समझाइए। सबसे पहले ये याद रखना, ओम के नियम की जो खोज करता है वो जर्मन के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम हैं, और इस नियम को इन्होंने 1827 में दिया। तो आपको ये पॉइंट खालिस्तान टिक मार्क में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको मार्किंग करके अच्छे से याद कर लेना।
ओम साइंटिस्ट का नाम है, जिसका पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम है, और इन्होंने खोज कब की थी? 1827 में। अब ओम का नियम बोलता क्या है, ध्यान रखिए। यदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, यानी कोई चालक तार है, उस चालक तार की भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं, तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के कैसा है? समानुपाती। यानी कोई तार है, उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो वो विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आइए हम जानेंगे व्यंजक के माध्यम से, तो आप कैसे परिभाषा को लिख सकते हैं। देखिए, V प्रोपोर्शनल I, V मीन्स विभवांतर, I यानी विद्युत धारा। जब विभवांतर, तो किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के कैसा होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको यही बात याद रखना है कि कोई भी चालक तार है, उसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर मीन्स V है, बहने वाली धारा I है, उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, चालक तार में लगाया विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कैसा है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो V प्रोपोर्शनल I। अनुक्रमानुपाती का अर्थ ये होता है, यदि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी हमें अधिक प्राप्त होगी। तो आपने देखा होगा, वोल्टेज अच्छा रहता है तो हमारे घर की लाइट भी अच्छी जलती है। तो अब प्रोपोर्शनल हटेगा तो उसमें एक नियतांक आया, तो आपने देख रहे हैं V बराबर RI। R क्या है? एक नियतांक है, I विद्युत धारा है। तो आपने देख लिए, V बराबर विभवांतर जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, I मतलब धारा मीन्स करंट होता है, R मीन्स प्रतिरोध जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अतः जब हम R प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो R बराबर में आ जाएगा और V के बटे में I चला जाएगा, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन I। यही ओम का नियम है। तो इस नियम को आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है कि ओम का नियम क्या है। क्योंकि आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो ये 11th 12th में फिजिक्स में भी है, तो आपको ये फिजिकल पोर्शन है, बहुत अच्छे से याद करना है। तो आइए जानेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न क्या रहा है? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को समझाइए। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधों का दो क्रम होता है, एक श्रेणी और एक समांतर। मैंने इस वीडियोस में सिर्फ श्रेणी क्रम को आपको एक्सप्लेन किया है, क्योंकि वही वेरी इंपॉर्टेंट है। पर आपको श्रेणी क्रम समझ में आया तो समांतर आपसे बनेगा। अगर आपकी डिमांड रहती है तो मैं केवल समांतर क्रम को अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर आपके कमेंट्स में रहा तो आप देखिए, बोलता है जब किसी परिपथ में बहने वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, तो इस संयोजन के क्रम को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो आइए जानेंगे हम चित्र के माध्यम से कि वो संयोजन क्या है। आपने देखा किस तरह प्रतिरोध R1, R2, R3 आपस में जुड़े। तो जो ये प्रतिरोधों का जो क्रम है R1, R2, R3, तो आप देख रहे हैं जो प्रतिरोध R1 है उसके दो सिरे हैं, एक राइट और एक लेफ़्ट, जिसमें एक पहला और एक दूसरा होगा। जो प्रतिरोध R2 है उसके भी दो सिरे होंगे, आगे का सिरा और दूसरा सिरा। तीसरे का जो है R3 उसके भी सिरे होंगे, पहला आगे का और दूसरा सिरा। जो अंतिम सिरा है वो B से जुड़ा हुआ है। तो जो प्रतिरोध आप देख रहे हैं बिंदु A से, जो प्रतिरोध R1 का पहला सिरा जो है वो A से जुड़ा है, और दूसरा सिरा जो है प्रतिरोध R1 का जो दूसरा सिरा है प्रतिरोध R2 के पहले सिरे से जुड़ा है। तीसरा जब देखते हैं हम प्रतिरोध, तो तीसरे प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा है, और R3 का अंतिम सिरा जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? B से जुड़ा हुआ है।
तो आपको ये याद रखना है, ये जो सिरे हैं अगर आपसे नहीं बनते तो आप मत लिखिए, सिर्फ आपको बता देना है कि 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 जो हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनका विभवांतर V1, V2, V3 है। और इस क्रम में नीचे की ओर समांतर क्रम में 1 एम्पियर, कुंजी और बैटरी जुड़ी हुई है। तो ये जो परिपथ है वो श्रेणी क्रम संयोजन का, प्रतिरोधों का क्रम संयोजन है। तो आइए जानेंगे हम किस तरह से व्यंजक को करेंगे प्रतिरोधों के क्रम का। देखिए, आपको करना है यहाँ से मैन व्यक्त करना है। आप पहले बताएंगे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या है, तो मैंने परिभाषा आपको जो स्टार्टिंग में बताई वही लिखना है। उसके बाद आप यहाँ से हल कर सकते हैं कि 3 प्रतिरोध R1, R2 जो है श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो है वो I है। तो समान विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होगी। देख रहे हैं आप, R1 में, V1 में, V2 में, V3 में, तीनों में जो धारा है I जो प्रवाहित हो रही है उस सारे में समान होगी। तो जो धारा बह रही है वो कौन सी धारा है? I धारा है। आइए जानेंगे आगे की ओर व्यंजक किस तरह हल करेंगे। आप देखिए, सबसे पहले हम जब व्यंजक हल करेंगे तो देखेंगे कि तीनों जो प्रतिरोध हैं उनमें किस तरह से विभवांतर का मान परिवर्तित होगा। तो देखिए, पहला है R1 का विभवांतर क्या है? V1। R2 का विभवांतर V2। तो जो R3 का विभवांतर क्या होगा? V3। तो आपको याद रखना, R1 का V1, R2 का V2 और R3 का विभवांतर V3 है। अब ओम का नियम पर क्या कहता है? हमने पहले ही पढ़ा, V बराबर क्या होता है? RI। तो अब जो विभवांतर हैं वो अलग अलग हैं, एक V1, एक V2 और एक V3। तो हमारे पास जो व्यंजक जो प्राप्त होंगे वो 3 होंगे, V1 का मान, V2 का मान और V3 का मान। V1 का मान IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान क्या होगा? IR3। अब हम देख रहे हैं ये जो समीकरण है ओम का नियम, उसमें है क्या है? पहला समीकरण V बराबर RI। तो हमें मालूम है कि श्रेणी क्रम में जुड़े जो है परिपथ है वो विभवांतर जो है वो क्या होगा? V बराबर किसके होगा? V1, V2, V3 के। तो समीकरण 2 में आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है V1, V2, V3 के बराबर है। तो हमारे पास V1 का भी मान है, V2 का भी मान है, V3 का भी मान है। तो हम मान रख देंगे। तो V का मान क्या होगा? IR, V1 का मान IR1 और V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3। तो आप देखिए, I कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास R, R1, R2 और R3 बचेगा। तो किस तरह से व्यंजक पूरा होगा आइए देखेंगे। इस प्रकार श्रेणी क्रम में जुड़े 2 या उससे अधिक प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध उनका क्या होता है? योग होता है। तो यही है R1 बराबर R2, R3 जो है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का योग R के बराबर होता है। आइए जानेंगे अगला प्रश्न। बोलता है जूल के तापन नियम को समझाइए। तो जूल वैज्ञानिक ने ऊष्मा से रिलेटेड नियम दिए थे, उसमें है जूल का तापन नियम। तो तापन नियम R पर, I पर और T पर डिपेंड करता है। तो जूल का नियम क्या कहता है कि जब किसी प्रतिरोध R में I धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है तो उससे प्रतिरोध में विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रवाह से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा जो H है वो किसके बराबर है? I² R इंटू T के बराबर है। विद्युत तार में प्रवाहित धारा से उत्पन्न ऊष्मा को किससे? जूल में मापा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, जूल का तापन नियम क्या बताता है? H बराबर I² R इंटू T। यही है जूल का तापन नियम। ठीक है, आइए आगे की ओर समझते हैं।
अगला प्रश्न क्या रहा है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को समझाइए। तो याद रखना, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को, यदि जूल का तापन नियम याद हुआ तो ये भी याद होगा। तो जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार के तापमान में वृद्धि होती है। इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो आपने देखा होगा, हम प्रेस करते हैं, उसके अंदर जो कॉइल है वो कॉइल गर्म होती है तो प्रेस भी गर्म हो जाता है। तो वो कॉइल का गर्म होना ही क्या कहलाता है, हीटिंग, जो ऊष्मा प्रदान करता है। तो उस प्रेस के अंदर जो कॉइल है वो गर्म होती है और प्रेस गर्म हो जाता है। तो ये कहलाता है तार का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो हम देख रहे हैं ऊष्मा का किस तरह से रूपांतरण होता है। माना कि आर प्रतिरोधक में आई धारा टी सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तब टी सेकंड में तार में बहने वाला आवेश जो होगा Q बराबर क्या होगा, I इंटू टी। तो इस प्रकार ये था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, जो किसके बराबर है, आवेश बराबर है विद्युत धारा और समय के गुणनफल के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि आवेश जो होता है, किसी चालक तार का आवेश उसकी विद्युत धारा और समय के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह विद्युत धारा का क्या है, ऊष्मीय प्रभाव। तो आज हमने इस वीडियोस में 12 क्वेश्चन आंसर को जाने। इस चैप्टर में इतने ही वेरी इंपॉर्टेंट थे जो एनसीईआरटी के भी हैं और एमपी बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैंने समावेशित किया है। तो आज की वीडियोस यहीं तक थी। अगली वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।